हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 6, जो कि यथाशिति अध्याय। और इस चैप्टर में मेनली हमारा ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। तो जिन लोगों ने अष्टांग हृदय को अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ऐप पर डाल रखा है कोर्स। अगर आप नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो भी ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, BMS मेड को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो भी iOS यूज़र हैं वो क्लास प्लस में जाकर हमारा जो कोड है कैपिटल KPCRZB, इसको आप डालेंगे और अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, OTP आ जाएगा और आप भी लॉगिन हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ना टाइम को वेस्ट क्यों है। तो देखो ये वाला चैप्टर है, इसमें आप समझ के चलो कम से कम आपका 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और या तो चरक में से आ जाएगा या फिर अष्टांग हृदय में से आ जाएगा। तो जहाँ पर क्या है ना कि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, कहीं पे थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। बाकी अगर आपने अष्टांग का अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आता है षड ऋतु, आदान काल तथा विसर्ग काल में प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति। मतलब यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि आदान काल और हमारा विसर्ग काल, ठीक है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है और उनमें क्या क्या हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं या फिर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एक लाइन आप देख सकते हो, जिस व्यक्ति को चेष्टा आहार विहार के अनुकूल ऋतु साथ में ज्ञात है, उसके ही अशित चारों प्रकार के अन्न के आहार सेवन से बल और बल को बढ़ाते हैं। मतलब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपको ऋतु के अकॉर्डिंग क्या खाना है, क्या पीना है, आहार और विहार, ठीक है, जो भी आप खा रहे हो एज अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा ऋतु चल रहा है, अगर आप उसके अनुसार सेवन करते हो तो आपकी बॉडी में बल और बल दोनों ही बढ़ते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये है। नीचे विमर्श में पढ़ सकते हो आप कि जो पुरुष यह जानता है कि ऋतु में कैसा आहार व्यवहार करना चाहिए, उसे आहार का फल प्राप्त होता है। और यदि वह नहीं जानता है तो कौन सी ऋतु में कौन सा अन्न खाना चाहिए, मात्रापूर्वक आहार करने पर भी उसे आहार का फल प्राप्त नहीं होता है। मतलब कहने अगर जिसको ये पता नहीं है किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, अगर वो मात्रापूर्वक भी आहार करता है तब भी उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता है, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर आया है स्वस्थ व्रत पालन के लिए ऋतु विभाग। तो यहाँ पर हमारा ऋतु बताएंगे हैं कि कौन कौन सी ऋतु होती हैं। आपको पता ही है ऑलरेडी, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो संवत्सर है वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवीजन हो रखा है। ठीक है, शिशिर बसंत ग्रीष्म, ये हमारी 3 ऋतुएं हो गई और 3 हमारी हो गई वर्षा, शरद और हेमंत। तो टोटल कितनी ऋतु होती है हमारी? 6 ऋतु होती है। टोटल हमारी 6 ऋतु होती हैं किसके अकॉर्डिंग? वर्ष के डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग। शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब इनको डिवाइडेशन बताया गया है कि हमारी जो शिशिर बसंत और ग्रीष्म है, इनको हम उत्तरायण या फिर आदान काल कहते हैं। क्या रखना है आपको कि इनको हम क्या बोलते हैं? उत्तरायण या आदान काल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन ऋतुओं में सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है। अगर आपसे पूछता है कि भाई शिशिर बसंत ग्रीष्म को उत्तरायण या आदान काल क्यों बोलते हैं, तो आपको बताना है कि इस ऋतु में क्या होता है कि जो सूर्य है वो उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसको हम उत्तरायण या आदान काल बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारा वर्षा, शरद और हेमंत है, इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणायन या विसर्ग काल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो सूर्य है वो दक्षिण गति में हमारा क्या गमन करता है, इसलिए हम इसको दक्षिणायन बोलते हैं। और विसर्ग काल मतलब क्या होता है हमारा कि ये बल, ठीक है, बल को देने वाला होता है। इस ऋतु में क्या, जो हमारा बॉडी का बल है वो बढ़ जाता है। और आदान मतलब लेने वाला, यानी कि जो हमारी शिशिर बसंत और ग्रीष्म ऋतु हैं उनमें बॉडी का बल हमारा कम हो जाता है। ठीक है, गर्मी में आप देखते हो लेथार्जीनेस सी रहती है, मतलब ऐसे ही रूखे सूखे से, प्यास से थके हुए। ठीक है, तो हमारा क्या है, बॉडी का बल वहाँ पर कम हो जाता है। ये हमारा आदान काल हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। अब देखो यहाँ पर आप नीचे देखोगे विमर्श में कि यहाँ पर इस वाली लाइन में लिखा हुआ है जो शिशिर है। अब देखो यहाँ पर फिर शिशिर के भी डिवाइडेशन कर दिए गए हैं। तो माघ फाल्गुन को शिशिर, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। बाकी उसके आप चार्ट बना लेना, ठीक है, या मैं नोट्स में दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। तो शिशिर में माघ फाल्गुन आ गया, चैत्र में आपका वैशाख को हेमंत, ज्येष्ठ में आषाढ़ ग्रीष्म, श्रावण और भाद्रपद वर्षा, अश्विन कार्तिक शरद और अगन पौष को हेमंत माना जाता है। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई शिशिर के अंदर हमारा माघ फाल्गुन आएगा, बसंत के अंदर चैत्र वैशाख आएगा, ग्रीष्म के अंदर ज्येष्ठ और आषाढ़ आएंगे और वर्षा के अंदर श्रावण भाद्रपद आएंगे
भाद्रपद आएंगे। शरद के अंदर अश्विन कार्तिक और हेमंत को अगन और पौष माना जाता है। मीन्स यहाँ पर जो महीना है, मंथ है, मतलब ऋतु हैं, उनका भी डिवाइडेशन फिर से दोबारा हो गया। ठीक है, आपने पुराने ज़माने में या फिर आपके दादा नानी वगैरह बोलते होंगे कौन सा महीना चल रहा है, तो बताते हैं भादो चल रही है या फिर जेठ चल रहा है, आषाढ़ चल रहा है, गर्मी के दिनों में तो हमारा इसका डिवाइडेशन होता है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस वाले पेज पे था, हाईलाइट कर लेना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो देखो यहाँ पर ऐसा कुछ खास है नहीं। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा विसर्ग काल का वर्णन। तो पहले हम जान लेते हैं कि विसर्ग काल क्या होता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पर विसर्ग काल में वायु अत्यंत रूक्ष नहीं बहती है, किंतु आदान काल में अति रूक्ष बहती है। तो यहाँ पर आपको साथ के साथ विसर्ग और आदान काल के जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है कि विसर्ग काल में जो हमारा वायु अत्यंत रूक्ष नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन आदान काल में क्या होता है, रूक्ष रहती है। ठीक है, क्योंकि आदान काल में आपको पता है सिर्फ बसंत और ग्रीष्म ऐसी जो ऋतुएं आती हैं बल को लेने वाली होती हैं। विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बली रहता है, मतलब चंद्रमा का बल अधिक रहता है। ठीक है, और समस्त भूमंडल पर अपनी किरणें फैलाकर विश्व को निरंतर तृप्त करता रहता है, इसलिए विसर्ग काल को सौम्य कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर विसर्ग काल आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि विसर्ग काल में वायु अत्यंत रूक्ष नहीं रहती है और विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बल रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या करता है, वो सभी पूरे भूमंडल पर अपनी जो किरणें हैं उनको फैलाकर उसको तृप्त करता है, इसलिए उसको हम सौम्य भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एमसीक्यू में कि सौम्य किस काल को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेफिनेशन होगी, डिवाइडेशन होगा। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है